Hello everybody, this is Samir Mridul. Welcome to my channel. Today I will teach you related to next topic nationalism in Europe. Okay. Today I will teach about the romanticism. How romanticism play an important role to create a national feeling. First, we know about that. What is the means of romanticism? Romanticism, a literary and artistic movement marked chiefly by imagination and emotion. ये रोमांटिसिज्म जो होता है ये चिपली इमेजिनेशन और इमोशन को जगाता है। ये इमेजिनेशन और इमोशन को जगाता है और इमेजिनेशन और इमोशन से आता है। क्रिएट द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट, पेंटिंग, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रेंथिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के विचार का निर्माण के लिए कला, चित्रकला, कविता, कहानी, संगीत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट इन विच द आर्टिस्ट रोमांटिसाइज द ह्यूमन फीलिंग एंड द इमोशन। इस लाइन को आप याद रखो। रोमांटिसिज्म was a cultural movement in which the artist romanticized the human feeling and emotion। ये क्योंकि पूछता है कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, तो ये मीनिंग इसका होगा। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो जिसमें आर्टिस्ट रोमांटिसाइज करते थे लोगों के फीलिंग को, इमोशन को। जब फीलिंग और इमोशन आता है तभी हम किसी चीज़ की ओर आगे जाते हैं। जब भावना किसी के प्रति प्रेम होगा तो ही हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। और आर्टिस्ट लोगों ने ये भावना लोगों में जगाया। क्या? नेशनलिज्म की भावना, एक राष्ट्र की भावना, एक उनकी पहचान होनी चाहिए। इसमें आर्टिस्ट, पोएट, ये लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिस वॉज डन टू क्रिएट अ कॉमन पास्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन। इसमें वो क्रिएट करना चाहते थे कॉमन पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेशन। कॉमन होना चाहिए, जिसमें पास्ट कॉमन। जब कॉमन होता है कोई भी चीज़ तो लोग साथ आते हैं, डिफरेंट होने पर कोई साथ नहीं आता है। तो कॉमन पास्ट को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। अ स्ट्रेस वॉज लेड ऑन द वर्निकुलर लैंग्वेज एंड फोकलोर। वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है, सिंपल से वर्ड में बोलेंगे, द वे पीपल यूज लैंग्वेज इन स्पेसिफिक कंट्री और रीजन। एक तरह से बोल सकते हैं मातृभाषा। वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब है मातृभाषा। ऐसे ही बोल सकते हैं कि उस एक क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा। तो लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले भाषा, उस क्षेत्र के भाषा को यूज किया जाता है। जब एक भाषा होगा तो सब लोग एक साथ आएंगे, एक पहचान होगा। दिस गेव कम्युनिटीज वेयर पीपल लिविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पावरफुल नेशन और कल्चर आइडेंटिटी। और ये कहाँ पे हुआ? किस कम्युनिटी में किया गया? वहाँ पे किया गया जो कम्युनिटी किसी दूसरे नेशन के कॉलोनी बने हुए थे या किसी दूसरे राजा का प्रभाव था। क्योंकि लोगों को नेशन की भावना वहीं जगाना था, वहीं से लोगों को मुक्त होना था, फ्री होना था। तो रोमांटिसिज्म की भावना उसी क्षेत्र में जगाया गया जहाँ पर पावरफुल नेशन जहाँ के कंट्रोल में लोग थे। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ द पोलैंड who were under the Russian control defied the ban of the speaking Polish। अब पोलैंड का एक उदाहरण लेते हैं। पोलैंड रसिया के कंट्रोल में था और वो विरोध करता था। क्या विरोध करता था? रसिया कहता था कि रसिया के कंट्रोल में था तो रसिया चाहता था पोलैंड वाले रसियन भाषा बोले, लेकिन पोलैंड वाले अपने भाषा को नहीं छोड़ रहे थे। वो चाहते थे कि मैं पोलैंड का हूँ तो मेरी पहचान पोलिश है, मैं पोलिश बोलूँ। और रसिया लोग उस पर जोर जबरदस्ती करते थे रसियन भाषा बोलने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डिफाइड ऑन द स्पीकिंग ऑफ पोलिश। दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रगल टू ओवरथ्रो द रशियन रूल फ्रॉम द टेरिटरी एंड बिकम अ इंडिपेंडेंट नेशन। और यह एक स्ट्रगल था जिसके द्वारा रशियन रूल को पोलैंड से उखाड़ फेंकना था, एक आज़ाद पोलैंड बनना था। सिमिलरली द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम्ड द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल। दास बोल्क एक बुक लिखा हुआ है जॉन गॉटफ्राइड का, जो जर्मन फिलोसफर थे। उन्होंने उसमें बोला है कि द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। मतलब ट्रू जर्मन कल्चर कहाँ है? कॉमन पीपल में है। वो कॉमन पीपल लोगों के अंदर में आता है। ठीक है। द एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन द यूजिंग वर्निकुलर लैंग्वेज, द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, नॉट ओनली द डिस्कवर एंड एंशियंट नेशनल स्पिरिट
बट ऑल्सो टू कैरी द मैसेज ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट टू लिटरेट पीपल। ये एम्फेसाइज क्या करता है, एक वर्नेकुलर लैंग्वेज बोलने का, एक क्षेत्रीय भाषा का, साथ में ये लोकल कलेक्शन ऑफ द लोकल फॉकलोर। ये दास बुल्क में क्या है, ये एम्फेसाइज करता है वर्नेकुलर लैंग्वेज, कलेक्शन ऑफ द लोकल फॉकलोर, नॉट ओनली डिस्कवर एंड द एंशियंट नेशनल स्पिरिट। ये प्राचीन से नहीं जोड़ता है, पहले से नहीं जोड़ता है, साथ में ये मैसेज को कैरी करता है, कैरी टू द मैसेज ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट, मॉडर्न आधुनिक नेशनलिस्ट को भी के मैसेज को कैरी करता है। पुराने मैसेज को तो साथ में लाता ही है, साथ में आधुनिक रूप से जो अभी के हैं उस मैसेज को भी कैरी करता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, पुरानी बातों को भी बताना कि हमारे आपका कल्चर क्या था, आप पास्ट में क्या थे, और साथ में आधुनिक बातें को, मॉडर्न जो है उन बातों को भी बताना, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की भावना है, लोगों को एक पहचान मिले कि मैं क्या था अभी क्या हूँ, ताकि लोग नेशनलिज्म की ओर जाए। बट ऑल्सो टू कैरी द मैसेज ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट टू इलिटरेट पीपल। एक फिगर आप देख रहे होंगे, एक फिगर है यहाँ पर, ये पेंटिंग आप देखो, अ पेंटिंग बाय द फ्रेंच पेंटर डेला क्रोइक्स। ये एक पेंटिंग बनाया हुआ है फ्रेंच पेंटर डेला क्रोइक्स का, हु डिपिक्ट द इंसिडेंट इन विच 20,000 ग्रीक्स वर said to have been killed by the तुर्क on the island Chios। उन्होंने एक पेंटिंग बनाया है और पेंटिंग पर दिखाया है, डेला क्रोइक्स ने पेंटिंग में दिखाया है कि 20,000 ग्रीक्स को कायोस आइलैंड पर किस तरीके से मारा गया था। थ्रू दिस पेंटिंग ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट द सिंपैथाइज फॉर द ग्रीक। और इस पेंटिंग के थ्रू वो सिंपैथी को क्रिएट कर रहे हैं, ग्रीक के लिए सिंपैथी, कि ग्रीक के साथ कितना क्रूर भावना किया गया है तुर्कों के द्वारा। इस चीज़ को सिंपैथी को उन्होंने इसमें दिखाया है, ताकि लोगों में सिंपैथी आएगी, लोग पिक को देखेंगे, इमेज को देखेंगे, और इमेज को देख करके वो अपने ग्रीक के स्वतंत्रता के लिए जागरूक होंगे, तुर्क का विरोध करेंगे, ऑटोमन का जो है वो विरोध करेंगे। तुर्क तो रिलेटेड है ऑटोमन से। आगे टॉपिक में देखते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। द 1830 वर ईयर्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 वर ईयर्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। बहुत ही इकोनॉमिक उथल पुथल मचा हुआ था 1830 में। इस इट वॉज बिकॉज, ये क्यों हुआ उसके बारे में सबसे पहले देखना है। ड्यूरिंग द 1830 देयर वॉज अ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इन यूरोप। 1813 के समय में बहुत ही बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट था यूरोप में। इन द मोस्ट ऑफ द यूरोप कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वर लेस वेर इज जॉब सीकर वर मैनी। और ज़्यादातर यूरोप में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो थे बहुत कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम थे, लेस, और जॉब सीकर की संख्या ज़्यादा थी। नौकरी कम था और नौकरी को पाने वाले ज़्यादा थे। Cities had come to extremely overcrowd. As a result, slum had started coming up. The more people migrated from the rural to urban areas. अब गांव के लोग शहर में आते हैं जॉब खोजने के लिए, और वो कहाँ, मतलब कि एक स्लम एरिया होता है, एक पिछड़ा एरिया होता है, उस क्षेत्र में पूरी भीड़ बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाता है, क्योंकि गांव के लोग माइग्रेट करके शहर में आ जाते हैं। किस चक्कर में? वो जॉब के खोज में आते हैं। A small producer in town were often faced with the stiff competition from the import of the cheap machine-made goods from the England, where industrialization was advanced, especially in textile production। अब एक और होता क्या है कि छोटे छोटे जो कंपटीटर जो होते हैं, जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं, वो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल मूवमेंट के कारण, इंग्लैंड में होने वाले इंडस्ट्रियल मूवमेंट के कारण, अब यहाँ पे मशीन वगैरह, मशीन से बनने वाले लोग हाथ से बनाते थे, हैंडलूम बनाते थे। अब यहाँ इंग्लैंड मशीन का निर्माण कर देगा। अब वही काम मशीन से होता है, तो जो हैंडलूम वाले जो लोग होते हैं उनका जॉब खुद खत्म हो जाता है, उन लोगों का सामान का पूछ भी खत्म हो जाता है। वे लोग पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलने लग जाते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ द फेडरल ड्यूज and obligation, the rise of food prices, a year bad harvest led to widespread poverty in the town and country। और किसान क्या हो जाते हैं, एक तो फसल सही से होता नहीं यूरोप में, और किसान पर फेडरल ड्यूज आ जाता है, जो टैक्स पर टैक्स उन पर बढ़ते चला जाता है। राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड का भी प्राइसेस डबल हो जाता है।
बैड हार्वेस्ट के कारण फूड फसल होगा नहीं तो अनाज ही नहीं आएंगे, अनाज नहीं आएंगे तो सिंपल सी बात है जो बचा हुआ है उसका कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा और पोवर्टी शहरों में आ जाएगी, अब गरीबी शहरों में आ जाएगी। तो ये भी एक होता है क्या, एक रीजन था यूरोप में स्ट्रगल का, हंगर हार्डशिप एंड रिवोल्ट। आगे टॉपिक देखते हैं, द रिवोल्यूशन। द ईयर 1848 वॉज अ ईयर ऑफ रिवोल्ट। 1848 जो था एक ईयर था रिवोल्ट का। इस समय रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा यूरोप में होता है। दिस रिवोल्ट्स वर लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। और ये रिवोल्ट को लीड करने वाले कौन थे, किसके लीडरशिप में होता है, ये होता है मिडिल क्लास की लीडरशिप में। इन द रिवोल्यूशन ऑफ फरवरी 1848, अब फरवरी 1848 का रिवोल्यूशन देखते हैं। द फ्रेंच मोनार्क वॉज डिथ्रोन्ड एंड द कंट्री बिकेम द रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज। अब होता है क्या है, 1848 में फरवरी में फ्रेंच मोनार्क को उससे गद्दी से हटा दिया जाता है और वहाँ पर एक कंट्री बन, मतलब कि फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है और वहाँ पे मेल को सरफेज राइट मिलता है, ओनली मेल सरफेज राइट, नॉट फीमेल। वोटिंग देने का अधिकार सभी मेल को मिल जाता है, लेकिन महिलाओं को अभी भी वोटिंग राइट से उनको वंचित किया जाता है। इन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप नेशन स्टेट डिडंट इट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड। और अदर पार्ट यूरोप का देखते हैं, जैसे में जर्मनी, इटली, पोलैंड, यहाँ पर अभी भी ये नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है। द मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेज डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन विद द नेशनल यूनिफिकेशन। और मेन और वीमेन जो होते हैं लिबरल मिडिल क्लास का, वो डिमांड करते हैं क्या, नेशनल यूनिफिकेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और नेशन का यूनिफिकेशन होना चाहिए। नेशन का यूनिफिकेशन करो और उसका एक संविधान बनाओ जिससे देश को चलाया जा सके। इन द जर्मनी पीपल ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास केम टूगेदर एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और जर्मनी में क्या होता है कि जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं और वोट करते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। हम लोग जानते हैं जर्मनी पर प्रशिया का अधिकार ज़्यादा था। ऑन 18 में 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और 1848 में जो इलेक्टेड प्रतिनिधि जो जीत कर आते हैं वो मार्च करते हैं कहाँ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। क्यों, क्योंकि वो लोग बोलते हैं मैं जीत कर आया हूँ तो मेरा स्थान पार्लियामेंट में होना चाहिए। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। और वो लोग ड्राफ्ट करते हैं क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन का, एक संविधान का, हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट कंट्रोल। वे लोग प्रतिनिधि लोग फ्रैंकफर्ट में अपना स्थान लेने के लिए मार्च करते हैं, जिसका नेतृत्व एक राजशाही के द्वारा किया जाना था, जिस संसदीय नियंत्रण के अधीन। राजा उसका मतलब कि उसका हेड होता और संसद होता, उसका हेड कौन होता, राजा होता। लेकिन होता क्या है आगे कि द प्रूसियन मोनार्क फ्रेडरिक विलियम फोर्थ रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रूसिया का मोनार्क फ्रेडरिक विलियम फोर्थ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है, बोलता है ये लीगल नहीं, इलीगल है, बोलता है कोई भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जर्मन पार्लियामेंट विच रेसिस्ट द डिमांड फॉर द वर्कर एंड आर्टिसंस लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब होता है क्या कि जर्मन संसद मजदूर और कारीगरों की मांग का विरोध करता है, इसलिए क्या होता है कि समर्थन खो देता है। उसको समर्थन मजदूरों और कारीगरों का मिला हुआ था और मजदूरों और कारीगरों का समर्थन नहीं करता है, उसके सपोर्ट को मतलब उनके मांग को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वो सपोर्ट को खो देता है। लेटर द पार्लियामेंट लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वॉज फोर्स टू डिस्बैंड। बाद में बैंड कर दिया जाता है पार्लियामेंट को, जो मिडिल क्लास एजुकेटेड द्वारा नेतृत्व किया गया था। एट दिस टाइम वीमेन ऑल ओवर द यूरोप कैंपेन फॉर द सिक्योरिंग वोटिंग राइट। और इस समय क्या होता है, इसी समय पूरे वर्ल्ड में महिलाएं मार्च करती है वोटिंग राइट्स के लिए। ठीक है, अगले पार्ट में हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।